देखो मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 8 है वो स्टार्ट कर रखा है। कोशिका जीवन की एक इकाई है और वहाँ पर भी हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो किससे संबंधित है? अंगक से संबंधित है। मतलब अपन किसका अध्ययन करेंगे? जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग का अध्ययन करते हैं। तो आज जिस कोशिकांग का अपन अध्ययन करेंगे उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी तक जितने भी मैंने कोशिकांग का अध्ययन आपको करवाया है सभी के सभी कोशिकांग दोहरे झिल्ली युक्त थे। उनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जा रही थी। लेकिन लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो इकहरी झिल्ली युक्त है। ठीक है, इकहरी झिल्ली युक्त है। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर गोलाकार या फिर अनियमित आकार के होते हैं। कोई भी आकार हो सकता है कोशिका द्रव्य के अंदर। अब देखो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, चाहे एक झिल्ली, लेकिन झिल्ली तो है ना। जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए लाइसोसोम जो है वो केवल किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। जो लाइसोसोम है इसको सामान्यतः आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है किसको? लाइसोसोम को। सामान्य नाम है। लाइसोसोम का अध्ययन सबसे पहले किया था डी डुवे ने। पादप कोशिका के अंदर किसने किया था? यानी आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लाइसोसोम का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था तो आप क्या कहोगे? डी डुवे के द्वारा। लाइसोसोम है उसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम का एक नाम क्या होता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है हम इसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएं कि जो लाइसोसोम है इसकी पीएच कितनी होती है? 5 होती है। ये आप ध्यान में रखोगे, लाइसोसोम की पीएच कितनी है? 5। अब जो लाइसोसोम है वो निर्माण के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से? प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, स्वभक्षी लाइसोसोम और अवशेषी लाइसोसोम। 4 हो गए ना। लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, स्वभक्षी लाइसोसोम और अवशेषी लाइसोसोम। और लाइसोसोम कोशिका के में कहाँ उपस्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। जितने भी कोशिकांग है वो सभी कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। अब प्राथमिक लाइसोसोम किसे कहोगे? सुनो, देखो लाइसोसोम क्या है? कोई भी कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य है और ये केंद्रक है। केंद्रक में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली होती है। ये केंद्रक झिल्ली बना दी। तो कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम पाए जाते हैं। इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो अगर लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाए या फिर ईआर गोल्जिकाए या अंतर्द्रव्यी जालिका से एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है। इस गोलाकार संरचना के अंदर अक्रियशील, क्या कहोगे? अक्रियशील पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। वह गोलाकार संरचना जिसका निर्माण गोल्जिकाए या ईआर से होता है, जिसमें अक्रियाशील पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, उसे प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे मान लो ये गोल्जिकाए है। ये क्या है? गोल्जिकाए। गोल्जिकाए की जो वेसल्स टूट करके जो अलग हुई है ना, गोल्जिकाए की वो वेसल जो टूट करके अलग हुई है जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं उसे प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। बस आपको इतनी सी बात बतानी है कि गोल्जिकाए की
थैलिया जिसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और जो कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त रूप से पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर मुक्त रूप से पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती है? प्राथमिक लाइसोसोम कहलाती है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कोई भोज्य पदार्थ है, कोई भोज्य पदार्थ है, ये भोज्य पदार्थ इस प्राथमिक लाइसोसोम में प्रवेश कर जाता है। जब भोज्य पदार्थ, आप क्या कहोगे कि जब भोज्य पदार्थ है वो प्राथमिक लाइसोसोम के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्राथमिक लाइसोसोम में प्रवेश करने के बाद में उस भोजन का क्या होता है? पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। उस भोज्य पदार्थ के पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। पहला क्या था हमारा कि गोल्जी काय से जो टूट करके अलग हुआ है वो प्राथमिक लाइसोसोम है। प्राथमिक लाइसोसोम में अक्रियाशील लयकारी लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया प्राथमिक लाइसोसोम। जब इस प्राथमिक लाइसोसोम के संपर्क में कोई भोज्य पदार्थ आता है तो उस भोज्य पदार्थ का ये एंजाइम पाचन कर देते हैं। तो भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या फिर कोई भी और पार्टिकल या कण जो लाइसोसोम में प्रवेश कर रहे हैं उसका ये क्या कर देता है? पाचन कर देता है। तो जब भोज्य पदार्थ इस प्राथमिक लाइसोसोम में प्रवेश करते हैं और पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है तब इसे अपन क्या कहते हैं? द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। फिर क्या होता है? कई बार भोज्य पदार्थ की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भोज्य पदार्थ की कमी है तो लाइसोसोम जो है वो खुद की कोशिका को ही पाचित कर देता है। जब भोज्य पदार्थों की कमी हो गई तो लाइसोसोम खुद की भित्ति को ही गला देता है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम लाइसोसोम की भित्ति को ही नष्ट कर देते हैं, तब इसे स्वभक्षी लाइसोसोम कहते हैं। जब उसमें केवल एंजाइम पाए जाते हैं तो प्राथमिक लाइसोसोम। जब प्राथमिक लाइसोसोम में भोज्य पदार्थ प्रवेश करते हैं उसके पाचन की क्रिया संपन्न होती है, द्वितीयक लाइसोसोम कहते हैं। अगर भोज्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम लाइसोसोम की भित्ति को ही गला देते हैं, खुद को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए स्वभक्षी प्रकार का हो गया। अंतिम रूप से जब लाइसोसोम के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, क्या बचते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिनका पाचन नहीं हो रहा हो, तब इसे क्या कहते हैं? अवशेषी लाइसोसोम कहते हैं। तब इसे क्या कहेंगे? अवशेषी लाइसोसोम का नाम दिया जाएगा। आई होप सभी बच्चों के ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर केवल एंजाइम पाए जा रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है, प्राथमिक लाइसोसोम। अगर भोज्य पदार्थ का पाचन कर रहा है, द्वितीयक लाइसोसोम कहलाता है। भोज्य पदार्थ में कई बार कमी हो जाती है तो जो एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर, ये एंजाइम खुद की भित्ति का ही पाचन कर देते हैं, तो स्वभक्षी। और अंतिम रूप से लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। जब लाइसोसोम में अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अवशेषी लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो है उसके अंदर लेकारी, लाइसोसोम के अंदर विघटन लेकारी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम होंगे ये कार्बनिक पदार्थों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इन पदार्थों का पाचन करते हैं। कई बार कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों की कमी हो जाती है तो कोशिका में भोज्य पदार्थों की कमी होने से ये एंजाइम लाइसोसोम की भित्ति को ही पाचित कर देते हैं। लाइसोसोम की भित्ति को ही पाचित कर देंगे
और ये एंजाइम कहाँ आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक लाइसोसोम खत्म हो जाता है तो लाइसोसोम के एंजाइम ही लाइसोसोम को नष्ट कर रहे हैं, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ से लाइसोसोम के कितने प्रकार होते हैं ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग का नाम बताओ, तो आप कह दोगे लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। या आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, लाइसोसोम में पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। कई बार कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंजाइम लाइसोसोम की भित्ति को ही पाचित कर देते हैं। इस प्रकार ये एंजाइम द्रव्य में बिखर जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। एक लाइसोसोम है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार लाइसोसोम के एंजाइम ने लाइसोसोम को ही खत्म कर दिया है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। फिर और लाइसोसोम क्या करते हैं, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सबको इकट्ठा करके कोशिका के बाहर ले जाकर के छोड़ देते हैं, इसीलिए इसे एक सफाई कर्मी भी कहा जाता है एक प्रकार से। प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी का जो ईआर है वो प्राथमिक लाइसोसोम का क्या करती है, निर्माण करती, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अब एक बार पूरा बोर्ड पे से देख लो, मैंने पूरी बात बोर्ड पर लिख रखी है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, फटाफट पढ़ लो फिर आगे पढ़ा। एक कोशिकांग और करवा दूँ आज, फटाफट पढ़ लो। अब आपसे पूछ ले कि कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों के पाचन में कौन सहायता करता है, तो आप किसका नाम लोगे, आप लाइसोसोम का नाम लोगे। तो यही तो कर रहे हैं। देखो अभी आपको बात बताई कि कोशिका में जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके पाचन में सहायता कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अब इसके बाद में जो अगला अंग की अपन बात करेंगे वो रहेगी रसधानी। हटा दो धानिया, वेक्यूल्स, रसधानी वेक्यूल्स। और लाइसोसोम पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। समान रूप से ये अपना क्या करता है, कार्य संपन्न करता है। उसके बाद में जो अगली बात है वो सुनिए, अगला क्या है, रसधानी। रसधानी वेक्यूल, वेक्यूल सुन, ये कोशिका द्रव्य में है, इकहरी झिल्ली युक्त है, एक झिल्ली है, इकहरी झिल्ली युक्त है। एक बात, दूसरी बात और सुनो, है ना, कैसी संरचना है, वही गोलाकार संरचना, इकहरी झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना है। कहाँ पाया जाता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है। अब झिल्ली युक्त है तो आपको पता है झिल्ली युक्त है तो यूकैरियोटिक कोशिका में ही मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। जो वैक्यूल है, जो वैक्यूल्स होती है, ये पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा होता है, इनका आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। दो बात याद रखना, पादप कोशिका में इनका आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा होता है, क्योंकि जंतुओं में भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। अरे फल जो मान के चलो आप
कि जो पादप कोशिका है वह भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना पड़ता है, उससे फल बनता है, उस फल को अपन भी खाते, तो वहाँ भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने की जरूरत होती है, जबकि यहाँ भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए पादप कोशिका में इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब इनको किसने खोजा था, तो डुआर्जिन ने इनकी खोज की थी। डुआर्जिन ने पादप कोशिका के अंदर इसकी खोज की थी। कोशिका द्रव्य में ये एक गोलाकार इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी जो बाह्य झिल्ली है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या रहेगा, कोशिका द्रव्य रहेगी। कोशिका द्रव्य में ही तो है, जैसे मान लो ये हो गई झिल्ली है ना, और ये क्या है, ये रसधानी है। तो यहाँ बाहर क्या है, यहाँ बाहर कोशिका द्रव्य ही तो है। तो कोशिका द्रव्य से अलग करने के लिए पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या है, आप ये ध्यान में रख, क्या है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल है, वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि वैक्यूल की बाह्य झिल्ली को किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इस झिल्ली के अंदर द्रव्य भरा हुआ रहता है। इस द्रव्य को क्या कहते हैं, कोषारस। इसे क्या कहते हैं, कोषारस कहते हैं। इस कोषारस में क्या क्या हो सकता है, अमीनो अम्ल जो आगे जाकर के प्रोटीन जैसे, फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज वगैरह, विटामिन्स वगैरह, यानी एक पादप के अंदर जो पोषक पदार्थ होने चाहिए वो पोषक पदार्थ अंदर की तरफ पाए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोषारस कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया कोषारस, ये हो गई ये टोनोप्लास्ट, और यहाँ क्या है, कोशिका द्रव्य। तो जो टोनोप्लास्ट है वो कोशिका द्रव्य और कोषारस के बीच में पदार्थों का आवागमन करवाती है। अगर मान लो कोषारस के अंदर जल की कमी हो गई, किसकी कमी हो गई, जल की कमी हो गई, तो कोशिका द्रव्य में से जल किसमें प्रवेश कर जाएगा, इस धानी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से, और देखो जैसे कोशिका रस के अंदर जल जाता है तो यहाँ से ये जो कार्बनिक पदार्थ वो निकल करके कहाँ चले जाएंगे, कोशिका द्रव्य में चले जाएंगे। और जल कहाँ आ जाएगा, कोषारस के अंदर आ जाएगा। तो जो टोनोप्लास्ट होती है वो कोशिका द्रव्य और कोशिका रस के बीच में आवागमन का कार्य करती है, साधन की तरह काम करती है, पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य किया जाता है। अब इस धानी के अंदर जो पदार्थ रहते हैं, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होंगे, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी भरे हुए होंगे, तो और कुछ लाभदायक पदार्थ भी इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। एक बार देख लो फटाफट। अब सुनो, कोषारस में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को एक साथ इरगैस्ट्रिक पदार्थ कहते हैं। एक साथ क्या कहते हैं, इरगैस्ट्रिक। ठीक है बच्चों, इरगैस्ट्रिक पदार्थ कहा जाता है। क्या क्या है, अमीनो अम्ल है, ऐसे समझो, इस मंड है ना, मंड है, ग्लूकोज है, विटामिन से, एक पोषक तत्व यही होते हैं। तो कोषारस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या है, सुनो, इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। पादप कोशिकाओं में आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिकाओं में आकार छोटा होता है। एक बार इसकी जो झिल्ली होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। झिल्ली के अंदर अमीनो अम्ल, मंड है ना, ग्लूकोज है ना, ये सब भरे हुए रहते हैं, इसे कोषारस कहते हैं। जो टोनोप्लास्ट है वो कोषारस और कोशिका द्रव्य के बीच में, कोषारस और कोशिका द्रव्य के बीच में सांद्रता को बनाए रखती है।
अगर कोसा रस में जल की कमी हो गई तो कोशिका द्रव्य से जल कोसा रस में चला जाएगा, और कोसा रस से कार्बनिक पदार्थ कहाँ आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं। इस प्रकार से टोनोप्लास्ट दोनों तरफ सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। सामंजस्य बनाए रखता है, पदार्थों का कई कम या ज्यादा है तो उनको लेके चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। पादप में इसका आकार बड़ा क्यों होता है कि पादप में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो पादपों में जो भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं वो कहाँ है, जैसे मान लो फल की अगर मैं बात करूँ तो फल एक अंग है, अंग है तो उत्तक है, उत्तक है तो कोशिका है ना, तो उस कोशिका है तो कोशिका द्रव्य भी, कोशिका द्रव्य है तो उसके अंदर कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो इस कोशिकांग के अंदर वो पोषक पदार्थ भरे हुए रहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये जो रसधानी है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, रसधानी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे एक रसधानी को मैं बोलूँ भोज्य धानियाँ, यानी खाद्य पदार्थों का क्या करेगी, संचय करेगी। ऐसे गोलाकार संरचना होगी, उसमें क्या पाए जाएंगे, खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे। तो जो खाद्य पदार्थों का संचय करे खाद्य रसधानियाँ कहलाती है। अब जो अमीबा की बात सुनो, अमीबा की एक बात बताऊं मैं आपको कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा कैसा एक कोशिकीय जीव है। ये लो ये लो ये लो, ये अमीबा है, इसमें ये केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव्य। एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, ये बात आपको पता है। अब जो अमीबा है उसमें बहुत सारी धानियाँ, रसधानियाँ पाई जाती है। ये लो, कोई खाद्य रसधानी है, कोई जल रसधानी, ऐसे। अब देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो इसमें लगातार जल है वो अंदर प्रवेश करता जाता है, हमें ये बात पता है। लगातार जल अंदर क्या करता जाएगा, प्रवेश करता जाएगा। तो ऐसे तो ये कोशिका भी फूल जाएगी और फूल करके फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक मान लो गुब्बारा है, उसके अंदर तुम लोग हवा देते जा रहे हो, हवा देते जा रहे हो, लास्ट में वो फूल करके फट जाता है ना। तो फिर ऐसा इसके साथ भी तो हो सकता है। इसमें लगातार जल प्रवेश करता जा रहा है तो ज़्यादा जल प्रवेश की वजह से ये फट जाती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे इसमें जल प्रवेश करता है तो ये छोटी छोटी जो धानियाँ हैं वो जल को लेकर के इस झिल्ली के संपर्क में आकर के एक बड़ी धानी का निर्माण कर लेती है जिसमें जल भरा हुआ है। तो छोटे छोटे जल धानियाँ मिलकर के एक बड़ी रसधानी का निर्माण कर लिया, इसे संकुचनशील रसधानी कहते हैं। रसधानी कहते हैं। अब ये संकुचनशील रसधानी जैसे ही इस जीवद्रव्य कला के संपर्क में आएगी तो ये टूट जाएगी और अतिरिक्त जो जल है उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार एक कोशिकीय जीवों में जल का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या पाई जाती है, संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। फिर जैसे कुछ गैस रसधानियाँ होती हैं जो गैस के आदान प्रदान में सहायता करती है। जो अब जैसे मान लो खाद्य रसधानी का उदाहरण दो, ये भोजन है और ये अमीबा है। सबसे पहले क्या होगा कि अमीबा के जो ये कूटपाद बने हुए हैं ना, अमीबा के जो ये कूटपाद बने हुए हैं, ये कूटपाद इस भोज्य पदार्थ से पूरे को घेर लेते हैं। ऐसे देखो घेर लिया। अब ये भोज्य पदार्थ कहाँ चला गया, शरीर के अंदर चला गया ना। तो ये तो क्या हो गया भोजन, और ये चारों तरफ क्या बन गई धानी, इसे क्या कह दिया खाद्य रसधानी। क्या कह दो इसे, खाद्य रसधानी कह दो। तो इस प्रकार जो भोजन के लिए काम में आती है खाद्य रसधानी, जो शरीर में संतुलन बनाए रखती है संकुचनशील रसधानी, जो जल के वितरण में सहायता करती है जल रसधानी कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था रसधानी का। तो आपसे पूछी रसधानी क्या है, तो रसधानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं में आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिकाओं में आकार छोटा होता है। रसधानी की जो झिल्ली उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसमें जो भी खाद्य पदार्थ भरे हुए रहते हैं उन खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं, कोषारस कहते हैं। इसमें अमीनो अम्ल, मंड, ग्लूकोज, विटामिन ये सब भरे हुए रहते हैं।
तो आज हमने 2 अंगक का अध्ययन किया है। दोनों ही इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग थे। एक का क्या नाम था? लाइसोसोम, और दूसरे का क्या नाम है? वैक्यूल। चलो, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मेरा क्वेश्चन ये सुनो कि रसधानी में कोसा रस और कोशिका द्रव्य के बीच में संतुलन बनाए रखने वाली झिल्ली का क्या नाम है? वैक्यूल में कोशिका रस, कोसा रस, ठीक है, कोसा रस और कोशिका द्रव्य के बीच में संतुलन बनाए रखने वाली झिल्ली का क्या नाम है? ये आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में विथ द नेम देना है। ओके बच्चों, आज की हमारी क्लास इतनी थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और अंगक की बात करेंगे जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फिर बताती हूँ केवल एक ही अंगक पाया जाता है जिसका क्या नाम होता है? राइबोसोम होता है। बाकी सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं क्योंकि सब पे कोई ना कोई झिल्ली पाई जाती है, चाहे दोहरी झिल्ली युक्त हो चाहे इकहरी झिल्ली युक्त हो। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी थी। अच्छे से टॉपिक को क्लियर करें। ओके बच्चों।